तो गाइस रिसेंटली रिपोर्ट्स में पता चला है कि जो लेटेस्ट आईफोन है यानी कि आईफोन 12 उसको बनाने की कॉस्टिंग सिर्फ 30,000 रुपीज़ है। लेकिन आईफोन इसको बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस पे सेल करती है। एंड इसके बाद मुझे एक थॉट आया कि अगर आईफोन को बनाने की यानी कि मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट ये आती है तो जो एंड्रॉयड फ़ोन्स आते हैं उसको मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट क्या आती है, या फिर उनकी इंटरनल कंपोनेंट्स की क्या प्राइसिंग होती है, और एप्पल क्यों 30,000 रुपीज़ के आईफोन को 1 लाख या फिर 2 लाख का सेल करती है। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आज मैं आपको इस वीडियो में आंसर करूंगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो उसको आप लाइक कर लेना, और गाइस चैनल वगैरह को भी सब्सक्राइब कर लो यार। और हाँ, अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हो तो वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ पर भी थोड़ी बहुत कभी टेक अपडेट्स दे देता हूँ। सो हेलो गाइस, दिस इज सिड फ्रॉम टेक बिस्किट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं फ़ोन के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक्सपेंसिव कंपोनेंट की। और यहाँ पे मैं प्रोसेसर की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डिस्प्ले की। जी हाँ, डिस्प्ले। अगर फ़ोन के अंदर डिस्प्ले ही नहीं होगा तो आप उससे कैसे इंटरेक्ट करोगे। और एक काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी का डिस्प्ले बहुत ज़्यादा मैटर करता है एक फ़ोन के अंदर। और जो कंपनीज होती हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करती हैं कि अपने जो डिस्प्ले की R&D है वो बेस्ट से बेस्ट हो सके। आप खुद ही देखो, सैमसंग पूरे वर्ल्ड में एक एमोलेड डिस्प्ले की लीडर है। और सैमसंग ऐसे ही नहीं बन गए, सैमसंग ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किए हैं कि वो अपने बेस्ट से बेस्ट डिस्प्ले को मैन्युफैक्चर कर सकें। और यही सब चीज़ें डिस्प्ले को एक सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कंपोनेंट बना देती है फ़ोन के अंदर। चाहे वो एक सैमसंग का फ़ोन हो या फिर आईफोन हो या फिर कोई भी और दूसरा फ़ोन हो, जो एक डिस्प्ले होता है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव पार्ट होता है एक फ़ोन का। लेकिन बहुत सारी चीज़ें डिस्प्ले पर भी डिपेंड करती हैं और उनकी उस पर कॉस्टिंग का भी डिफरेंस हो जाता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें एक डिस्प्ले की प्राइसिंग पर इफेक्ट करती हैं, जैसे कि एक नॉर्मल LCD स्क्रीन जो कि लो रिफ्रेश रेट है, हाई रिफ्रेश रेट है, उन दोनों की प्राइसिंग में डिफरेंस होगा। लेकिन एक जो एमोलेड डिस्प्ले है वो भी हाई क्वालिटी की, उसकी प्राइसिंग बिल्कुल ही अलग होगी जो एक LCD स्क्रीन है। क्योंकि जो एक एमोलेड स्क्रीन होती है यानी कि जो एमोलेड डिस्प्ले होता है उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस लगता है, और उसकी जो ओवरऑल क्वालिटी होती है वो भी कम्प्लीटली डिफरेंट होती है LCD से। और ये वन ऑफ द रीज़न है कि आपके जो भी फ्लैगशिप फ़ोन्स होते हैं या फिर जो भी हाई एंड फ़ोन्स होते हैं उसमें आपको ज़्यादातर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है। लेकिन क्योंकि सैमसंग खुद अपने एमोलेड स्क्रीन को मैन्युफैक्चर करती है तो वो अपने वो मिड रेंज या फिर लो बजट वाले फ़ोन्स में भी कभी कभी एमोलेड दे देती है। और अगर आपके पास एक ऐसा फ़ोन है जिसका काफ़ी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले है, उसमें हाई रिफ्रेश रेट है, एमोलेड है, और तो और उसमें जो कर्व्स हैं यानी कि जो स्क्रीन की साइड्स हैं वो कर्व्स हैं, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो आपका डिस्प्ले की कॉस्ट है वो आपके फ़ोन के हाफ प्राइस से भी ज़्यादा है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो ये चीज़ काफ़ी सारे लोगों के साथ हुई होगी कि आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले को रिपेयर करवाने जाते हो सर्विस सेंटर पे, लेकिन जो फ़ोन के डिस्प्ले की रिपेयर कॉस्ट होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि उसमें एक नया फ़ोन आ सकता है। और कुछ डिस्प्लेस पर गोरिल्ला ग्लास भी होता है तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा प्राइस डिफरेंस आ जाता है। और अगर हम डिस्प्ले की प्राइसिंग के बारे में बात करें तो आपको 1-2,000 रुपीज़ तक तो मिल जाएंगे। लेकिन जो हाई एंड फ़ोन्स होते हैं यानी कि जो हाई क्वालिटी के डिस्प्लेज होते हैं वो आपको 15-20,000 रुपीज़ तक के मिल जाते हैं। तो ओवरऑल बात करें तो डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव कंपोनेंट होता है एक फ़ोन का, और काफ़ी ज़्यादा मैटर भी करता है। इसी के साथ जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो होता है बैटरी। तो बैटरी का ये है कि उसकी जो कॉस्टिंग होती है ज़्यादा मैटर नहीं करती। यूजुअली आपकी जो बैटरी होती है 500 रुपीज़ में आ जाती है या फिर 1000, या फिर अगर कोई एक स्पेशल बैटरी है, या जैसे कि जो आईफोन्स होते हैं उसमें L शेप की बैटरी होती है तो वो आपको मिल सकती है 2000-3000 मैक्सिमम। लेकिन जो बैटरी की कॉस्ट होती है वो ओवरऑल इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती ओवरऑल फ़ोन के कॉस्टिंग पर। तो अब बात करते हैं एक फ़ोन के हार्ट के बारे में, यानी कि उसका प्रोसेसर। तो प्रोसेसर के अंदर एक कंपोनेंट नहीं होता, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि CPU, GPU, ISP, DSP, उसके अलग अलग टाइप के कोर्स होते हैं। लेकिन जब हम फ़ोन खरीदते हैं हम सिर्फ देखते हैं उसका प्रोसेसर, उसमें कितना CPU है, क्या क्लॉक स्पीड है, या फिर क्या रैम है। लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स भी होते हैं जो ओवरऑल प्रोसेसर को यानी कि ओवरऑल फ़ोन को फास्ट बनाते हैं। और अब तो ऑलमोस्ट सारे प्रोसेसर में ऐसा होने लगा है कि जो रैम है वो आपको प्रोसेसर के अंदर इनबिल्ट देखने को मिलती है, जिससे काफ़ी सारा टाइम बच जाता है, ओवरऑल स्पीड भी बहुत इंप्रूव हो जाती है। और जनरली जो रैम और स्टोरेज मॉड्यूल होते हैं वो अलग से प्रोवाइड करते हैं, और डिपेंड करता है कि आपका अगर फ़ोन फास्ट प्रोसेसर है, फास्ट रैम है या फिर फास्ट स्टोरेज है, तो इस हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाकर उसकी प्राइसिंग पर भी इफेक्ट आ जाता है। और आपको बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि काफ़ी सारी कंपनीज यूज़र्स को ऐसे बेवकूफ़ बनाती हैं कि वो प्रोसेसर तो फास्ट दे देती हैं लेकिन जो रैम होती है वो स्लो देती है, एंड इवन जो स्टोरेज है वो स्लो देती है। तो जो यूज़र है वो क्या देखता है कि वो क्लॉक स्पीड देखता है, यानी कि प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड देखता है, वो रैम देता है कितने GB की है, और ऐसे करके वो फ़ोन बाय कर लेता है। और बहुत सारे लोग फ़ोन्स के बेंचमार्क देख कर ही खुश हो जाते हैं
कि अगर इसका बेंचमार्क हाई है तो ऑब्वियसली फ़ोन बेटर होगा। तो ऐसा नहीं होता, कभी कभी जो रियल वर्ल्ड यूसेज होता है उसमें फ़ोन कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से यूज़ होता है। और इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक कंपनी है, उसने एक फास्ट प्रोसेसर यूज़ किया, उसके साथ स्टोरेज रखी eMMC, और एक और जो दूसरी कंपनी है उसने भी सेम वही फास्ट वाला प्रोसेसर रखा है, और उसने जो स्टोरेज यूज़ किया है वो किया है UFS 2.1। तो जो UFS 2.1 वाला फ़ोन होगा वो जो eMMC वाले फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐप्स जल्दी लोड होंगी, ओवरऑल जो उसकी स्टोरेज वाले जितने भी टास्क हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहेंगे। ऐसे आपने बहुत सारे फ्लैगशिप फ़ोन्स में देखा होगा कि वहाँ पर LPDDR4X रैम यूज़ हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा कम कॉस्ट में आती है, और उसकी ओवरऑल जो कॉस्टिंग होती है कम्प्लीटली डिफरेंट होती है LPDDR5 से और LPDDR4 से। एंड ऐसी स्टोरेज का भी है, बहुत सारी जगह आपको UFS 3.0 देखने को मिल जाएगा, जबकि UFS 3.1 ऑलरेडी आउट है और वो प्रोसेसर भी उसको सपोर्ट करता है। लेकिन कुछ कंपनी, क्योंकि वो उनको मनी सेव करना होता है, तो वो UFS 3.0 ही देती हैं और 3.1 नहीं देती। तो गाइस देखा जाए तो ऐसे कंपनीज काफ़ी सारा पैसा सेव कर लेती हैं, और बहुत सारे लोग नहीं इतना ज़्यादा डीपली नहीं देखते हैं, वो सब बॉक्स पे देखते हैं कि CPU कितना है, रैम कितनी है, ओवरऑल इसका जो प्रोसेसर है वो क्या है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आपका फ़ोन फास्ट प्रोसेसर, फास्ट रैम और फास्ट स्टोरेज सपोर्ट करता है तो आपको वही प्राइस देनी पड़ेगी जो स्लो वाले भी करता है। नहीं, ऑब्वियसली आपको ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर आपको बेटर प्रोडक्ट भी मिल रहा है। और प्रोसेसर की प्राइसिंग के बारे में बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आते हैं, लेकिन रिसेंटली इनकी प्राइस थोड़ी राइज़ हो रही है, और अभी रिपोर्ट्स में आए कि जो स्नैपड्रैगन 865 और 885 की प्राइसिंग है वो आ जाती है $150-165 की, यानी कि 10,000 to 12,000 रुपीज़ के अंदर। और इनकी ये प्राइस होने का एक ये रीज़न है कि क्वालकॉम ये सारे प्रोसेसर बनाती है और वो एक चिपसेट लीडर है, तो जो भी वो प्राइस रखेंगे ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर को उसी प्राइस में लेना पड़ेगा। थोड़े बहुत नेगोशिएशंस हो जाते हैं, बट स्टिल उनको वही प्राइस देनी पड़ती है जो एक चिपसेट मैन्युफैक्चरर मांगती है। और इसी मोनोपोली की वजह से जो आपको स्नैपड्रैगन वाले फ़ोन्स होंगे उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी जो दूसरे चिपसेट वाले फ़ोन्स होते हैं। जैसे आप स्नैपड्रैगन 865 को ही देख लो, जो कि लास्ट ईयर आया था, और आपको जितने भी 865 वाले फ़ोन्स होंगे उसकी कितनी भी प्राइसिंग आप देख लो वो 40 से कम नहीं मिलेगी, आपको यूजुअली 40, 45, 50 तक मिल जाएगी। और इसी के साथ एक नया कंपोनेंट अब आ गया है जो कि फ़ोन की प्राइसिंग को थोड़ा सा और बढ़ा देता है, जो कि 5G। तो जो 5G फ़ोन्स होते हैं उसमें 5G मॉड्यूल होना ज़रूरी है। जैसे आईफोन की जो न्यू iPhone 12 सीरीज़ है उसके सारे जो फ़ोन्स है उसमें सारे आपको क्वालकॉम के 5G मॉडेम्स देखने को मिल जाएंगे। और एक और चीज़ कि अगर आपके फ़ोन में 5G है तो इसकी ये गारंटी नहीं है कि वो सारे 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है कि नहीं, लेकिन जो कंपनी है वो आपसे सारे बैंड्स का पैसा ले लेती है, क्योंकि सारे 5G बैंड्स सपोर्ट करने के लिए उनको रॉयल्टी पे करनी पड़ती है कंपनीज को जिसके पास भी 5G बैंड्स के पेटेंट्स हैं, और उसके बाद वो 5G बैंड्स के एंटीनास को आपको फ़ोन में इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये सारी प्रोसेस के बाद जो ओवरऑल कॉस्टिंग होती है वो बढ़ जाती है। और मोबाइल फ़ोन्स में आपको अलग अलग तरीके के कैमरेज भी देखने को मिल जाते हैं, कुछ होते हैं दूसरे सेंसर के, कुछ होते हैं मल्टीपल कैमरे सपोर्ट के। और आज के मार्केट में सबसे ज़्यादा टॉप पे सेंसर चल रहा है वो है 108 मेगापिक्सल का सैमसंग का इमेज सेंसर, और उस अकेले 108 मेगापिक्सल के सेंसर की प्राइसिंग हो जाती है 7,000 to 10,000 रुपीज़। और हाँ, ये जो प्राइजेस हैं सारी रफ प्राइजेस हैं, ऐसी कोई एक्यूरेट प्राइस कहीं पर नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हर एक कंपोनेंट पर। एंड इवन अगर कोई कंपनी बल्क में कोई कंपोनेंट खरीदती है, जैसे कि कैमरे खरीदती है, तो वहाँ पर भी प्राइस में डिफरेंस आ जाता है, या फिर ओवरऑल अगर वो कंपनी नेगोशिएशंस कर लेती है दूसरी कंपनी से तो वहाँ पर भी आपको प्राइस डिफरेंस देखने को मिल जाता है। एंड आपने मार्केट में देखा होगा कि जो रियलमी के बहुत सारे फ़ोन्स थे उसमें आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा इसलिए होता है कि रियलमी और सैमसंग की काफ़ी अच्छी डील हुई थी, जिसमें रियलमी को काफ़ी ज़्यादा कम प्राइजेस में कैमरे के सेंसर्स मिल गए थे। इसी के साथ दूसरे छोटे कंपोनेंट्स भी प्राइस में मैटर करते हैं, जैसे कि GPS मॉड्यूल हो गया, Type-C पोर्ट हो गया, हेडफोन जैक हो गया। वैसे तो बहुत सारे फ़ोन में हेडफोन जैक आजकल नहीं होता, लेकिन जिस फ़ोन में होता है वहाँ पर प्राइसिंग भी अलग होती है। और इतना ही नहीं, दूसरे कंपोनेंट्स भी होते हैं जो कि सर्किट बोर्ड में होते हैं, वो भी मैटर करते हैं प्राइसिंग में। जैसे कि वाइब्रेशन मोटर हो गई, अगर चीप वाइब्रेशन मोटर है तो आप ऑब्वियसली प्राइस कम होती है, और अगर हाई एंड वाइब्रेशन मोटर है जैसे कि आईफोन्स में होती है तो वहाँ पर भी कॉस्टिंग में डिफरेंस आ जाता है। और इवन ये भी मैटर करता है कि उसका बैक पैनल किस मटेरियल का है, उसकी ओवरऑल किस तरीके से डिज़ाइनिंग हुई है, क्या लुक्स हैं उसके, तो ये सारी चीज़ें बिल ऑफ मटेरियल में आ जाती है। और इस
BOM से यानी कि बिल ऑफ मटेरियल से आप इंडिविजुअल फ़ोन की कॉस्टिंग निकाल सकते हो, यानी कि आप एक रफली आइडिया लगा सकते हो कि उसकी फ़ोन की कॉस्टिंग कितनी हो सकती है। और इसी लॉजिक का यूज़ करके रिसेंटली रिपोर्ट्स में यह आया है कि एप्पल जो अपना आईफोन को बनाती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है सिर्फ 30,000 रुपीज़। इसका मतलब है एप्पल अपने एक आईफोन को 30,000 रुपीज़ में मैन्युफैक्चर कर लेती है। लेकिन इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें और भी आ जाती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, R&D, और सिर्फ इतना ही नहीं, इवन सॉफ्टवेयर में भी मैटर करता है, कंपैटिबिलिटी मैटर करती है, इसमें भी काफ़ी सारा प्राइस डिफरेंस आ जाती है। और एक कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करती है ये सारी चीज़ें करने में, और जब उस 30,000 रुपीज़ के फ़ोन का सेलिंग टाइम आता है तो वहाँ पर उसकी कॉस्टिंग डबल या फिर 3 टाइम्स हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर कंपनी वो सारी कॉस्टिंग आपसे निकाल लेती है। जैसे कि हो गया ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, R&D, उसकी पैकेजिंग वगैरह, ये ओवरऑल कॉस्टिंग ये सारी इंक्लूडेड होती है जब तक वो फ़ोन आपके हाथ में नहीं आ जाता। लेकिन अगर हम प्राइसिंग के अलावा देखें तो आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुकी है। जैसे हम कुछ साल पहले अपने जो काम कंप्यूटर्स पे करते थे वो सारे अब हम स्मार्टफोन्स पे कर सकते हैं। आज के टाइम में एक स्मार्टफोन हर एक यूज़र की नेसेसिटी बन गया है, और हो सकता है फ्यूचर में जो स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल ही एडवांस हो जाए। तो ओवरऑल देखा जाए तो बिल ऑफ मटेरियल से आप हर एक फ़ोन की एक्चुअल कॉस्टिंग निकाल सकते हो, यानी कि आप एक रफली आइडिया लगा सकते हो कि उसकी एक्चुअल प्राइस क्या होगी। लेकिन एक फ़ोन के रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर एक यूज़र के हाथ में आ जाने तक की जो पूरी प्रोसेस होती है, एक कंपनी उसका पैसा लेती है। तो गाइस, आपका इन सारी चीज़ों पर क्या ओपिनियन है, और आप अभी कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको ग्रे कर देना। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड आई विल सी you guys in the next one.